मैं डॉक्टर ओम प्रकाश सुखवाल, एसोसिएट प्रोफेसर RNTPG कॉलेज कपासन। वस्तुतः आज हम अर्थशास्त्र की शाखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थशास्त्र को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के रूप में। जैसा कि स्पष्ट है कि व्यष्टि और समष्टि को अंग्रेजी में माइक्रो और मैक्रो शब्द से पुकारा गया है, जो सबसे पहले रेगनर फ्रिश जो अर्थशास्त्री थे, इन्होंने 1936 में भौतिक विज्ञान से इसे लिया था। माइक्रो को मुख्यतः जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है माइक्रो से लिया है। वस्तुतः इसका अर्थ सूक्ष्म या छोटे से होता है, और मैक्रो जो है ग्रीक भाषा के मैक्रोस से बना है, जिसका अर्थ वृहत से है। अब बात करें व्यष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ की कि व्यष्टि अर्थशास्त्र वास्तव में है क्या। जैसा कि स्पष्ट है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को एक छोटी इकाई के रूप में माना गया है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्ति या विशिष्ट इकाइयों के व्यवहार का अध्ययन करता है, जैसे विशिष्ट फर्म हो, विशिष्ट उपभोक्ता हो, विशिष्ट वस्तु या विशिष्ट साधन की कीमतों का अध्ययन आदि इसके अंतर्गत आता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं और साधनों की कीमतों के निर्धारण एवं साधनों के आवंटन से है, अतः इसे कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। अब बात आती है व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, स्कोप क्या है। वस्तुतः व्यष्टि अर्थशास्त्र के स्कोप को 3 भागों में विभाजित किया गया है। वस्तु कीमत का निर्धारण। वस्तु कीमत का निर्धारण का अभिप्राय है जो हम वस्तुओं का लेन देन करते हैं, इसमें उपभोग और उत्पादन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। साधन, गुड्स जो होते हैं, साधन का जो है उसमें निर्धारण होता है। साधन के अंदर जितना भी वितरण वाला भाग है, डिस्ट्रीब्यूशन वाला भाग है, उसको हम सम्मिलित करते हैं। और तीसरा है आर्थिक कल्याण, क्योंकि सबसे बड़ी इकोनॉमिक्स की विशेषता है आर्थिक कल्याण की। अब बात आती है व्यष्टि अर्थशास्त्र को कितने भागों में या प्रकार में बांटा गया है। तो अब बात करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र को मोटे रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला जो है वो व्यष्टि स्थितिकी है। व्यष्टि स्थितिकी का अर्थ यह है कि एक समय विशेष में उसके साम्य का अध्ययन करना। दूसरा भाग है व्यष्टि तुलनात्मक स्थितिकी। जब दो साम्यों का हम अध्ययन करते हैं तो उसमें व्यष्टि तुलनात्मक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। और तीसरा आता है व्यष्टि प्रावेगिकी। व्यष्टि प्रावेगिकी का अभिप्राय है कि किस प्रकार से उसके गति है, किस प्रकार से एक समय विशेष में अपने जो पुराने साम्य है उसे नए साम्य की तरफ बढ़ती है, उसे जो है हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अब बात आती है व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्व की। हम आखिरकार व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करते हैं। सबसे पहला है कुल उत्पादन की संरचना का ज्ञान। वस्तुतः ये कहा जाता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो नो डाउट जब इकाई का अध्ययन किया जाता है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की संरचना का ज्ञान होता है। कीमतों के सापेक्षिक ढांचे का अध्ययन होता है कि किस वस्तु की कीमत कितना है। विश्लेषणात्मक अध्ययन यदि हमें करना है, तुलनात्मक स्थिति अगर हमें करनी है, तो भी हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। विभिन्न प्रकार की जो हमारी आर्थिक समस्याएं हैं, इसके निर्णय लेने में ये बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक कल्याण की दशाओं की जांच में सहायक होती है, आर्थिक निर्धारण करने में सहायक होती है, और सबसे बड़ी भाग है रैखिक प्रोग्रामिंग में सहायक है। रैखिक प्रोग्रामिंग एक गणितीय अवधारणा है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ली गई है। इसका मेन ऑब्जेक्ट यह होता है कि किस प्रकार से एक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करे और किस प्रकार से एक उत्पादक कम से कम लागत में अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सके, अपना लाभ अधिकतम कर सके। परंतु व्यष्टि अर्थशास्त्र की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ सीमाएं हैं, जिसका महत्वपूर्ण भाग है संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संचालन का सही चित्र प्रस्तुत नहीं कर सकती है। दूसरी विशेषता है व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण के बहुत से निष्कर्ष संपूर्ण अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। अवास्तविक मान्यताएं कई सारी है जिस पर यह आधारित है। अनेक आर्थिक समस्याएं जो वृहत होती है उसके अध्ययन करने में यह असमर्थ है, इसलिए इसकी बहुत सी सीमाएं हैं। इसलिए अंतोगतवा समष्टि अर्थशास्त्र की तरफ हम बढ़ते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ जान लें। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो शब्द से बना है। इसमें समग्र का अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पादन, समग्र मांग, समग्र पूर्ति, सामान्य कीमत स्तर, रोजगार स्तर आदि का अध्ययन हम इसके अंतर्गत लेते हैं। वस्तुतः इसके क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया जब बात करते हैं तो इसके क्षेत्र को मुख्यतया हम लोग 5 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है आय एवं रोजगार का सिद्धांत, सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत, आर्थिक विकास के सिद्धांत, मुद्रा एवं बैंकिंग के सिद्धांत और राजस्व के सिद्धांत। वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत को भी हम इसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। इसलिए आधुनिक अर्थशास्त्री इसको 6 भागों में विभाजित करके अध्ययन करते हैं। अब बात आती है इस
समष्टि अर्थशास्त्र को कितने प्रकार में बांटा गया? जैसा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को 3 भागों में बांटा है, उसी प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला समष्टि स्थितिकी। समष्टि के अंतर्गत जो स्थिरता है, जो साम्य है, उसका अध्ययन किया जाता है। समष्टि तुलनात्मक स्थिति, वृहत स्तर पर जो 2 साम्यों के बीच में तुलना की जाती है, उसका इसमें अध्ययन किया जाता है। और लास्ट में आता है समष्टि प्रावेगिकी। समष्टि प्रावेगिकी का एक गति का अध्ययन करता है, एक मार्ग का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत 3 भागों में विभाजित कर हम इसका अध्ययन करते हैं। अब बात आती है समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व क्या है। वास्तुतः समष्टि अर्थशास्त्र आय एवं रोजगार के स्तर का ज्ञान कराता है। सामान्य कीमत स्तर, जो वास्तव में अभी वर्तमान में जो कीमतें चल रही है, उसका अध्ययन हम इसमें करते हैं। आर्थिक विकास, कौन सा देश किस विकास के स्तर पर है, समष्टि के आधार पर ही अध्ययन किया जा सकता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समष्टि व्यष्टि का पूरक है, अंतरराष्ट्रीय तुलना करने में सहायक है, अर्थशास्त्र की जटिलताओं को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अंत में है समष्टि मूलक विरोधाभास का ज्ञान, क्योंकि जो सिद्धांत और नियम एक व्यक्ति पर लागू होते हैं, आवश्यक नहीं कि वे संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू हो। अतः समष्टि के विरोधाभास का ज्ञान भी हमें इसके अंतर्गत होता है। अब बात आती है आखिरकार समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या हैं। तो वस्तुतः समष्टि अर्थशास्त्र की व्याप्ति कुछ सीमाएं हैं। समूह की माप संबंधी कठिनाइयां सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ मीटर में, कुछ लीटर में, कुछ किलोग्राम में ऐसे मापते हैं। तो क्या हम समष्टि अर्थशास्त्र में माप सकते हैं? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। समाज में व्याप्त विषमताओं की ये उपेक्षा करता है, क्योंकि समान ये औसत को धारण कर लेता है, क्योंकि सबसे बड़ा उपकरण इसका राष्ट्रीय आय है और ये समान रूप से करता है। कई बार संरचना की भ्रांति भी इसमें हो जाती है। अतः इसकी अपनी कुछ समस्याएं हैं, अपनी कुछ लिमिटेशंस है, फिर भी ये वर्तमान में बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करें व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। जैसा कि हम स्पष्ट कर चुके हैं पहले, व्यष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में माइक्रो कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के माइक्रोस से बना है, जिसका अर्थ सामान्य से लघु एवं सूक्ष्म है। समष्टि को अंग्रेजी में मैक्रो कहते हैं, जो ग्रीक शब्द मैक्रोस से बना है, जिसका अर्थ व्यापक या वृहत है। ये पहला डिफरेंस कर सकते हैं। दूसरा अंतर, इसका संबंध विशिष्ट व्यक्तिगत इकाइयों से। माइक्रो जो इकोनॉमिक्स है, इसका व्यक्तिगत इकाइयों से होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में वस्तु एवं साधन की कीमतों का निर्धारण किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत आय और उत्पादन से संबंधित है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र राष्ट्रीय आय एवं राष्ट्रीय उत्पादन से संबंधित होती है। इसके विश्लेषण में व्यक्तिगत जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, तो व्यष्टि के विश्लेषण का मुख्य उपकरण कीमत प्रणाली है, जबकि समष्टि का जो मुख्य उपकरण है वो राष्ट्रीय आय है। इसमें उपभोक्ताओं की उपयोगिता का अधिकतमकरण या फर्म के लाभ का अधिकतमकरण किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं का विश्लेषण और आर्थिक नीतियों का विश्लेषण होता है। संपूर्ण अब बात आती है, इसका महत्व अपेक्षाकृत सैद्धांतिक है, क्योंकि एक्चुअल में माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जबकि इसका महत्व जो है समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो महत्व व्यावहारिक है, क्योंकि वर्तमान में गणित का ज़्यादा प्रयोग होने लगा है। इसका संबंध माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो संबंध है विभिन्न प्रयोगों में साधनों के आवंटन से है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध साधनों के उपयोग की मात्रा से होता है। इस प्रकार से ये अंतर जो है हमें देखने को मिलता है। अब बात आती है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में आखिर क्या संबंध है, इनकी पूरकता क्या है। सही तो यह है कि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से एक रथ के 2 पहिए होते हैं, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अतः आधुनिक अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि व्यष्टि के बिना समष्टि अधूरी है और समष्टि के बिना व्यष्टि अधूरी है। अतः ये एक दूसरे के ऊपर पूर्णतः निर्भर है। इसीलिए सैमुअल्सन ने कहा था कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में कोई विरोध नहीं है, दोनों अत्यंत आवश्यक है। यदि आप एक को समझते हैं और दूसरे से अनभिज्ञ हैं तो आप केवल अर्ध शिक्षित हैं। इसीलिए व्यष्टि के बिना समष्टि अधूरी है और समष्टि के बिना व्यष्टि अधूरी है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।